नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारी जो आदिकाल हमारा चल रहा था हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसमें 28 नंबर की क्लास है। और 28 नंबर की क्लास में हम लोग जो देख रहे थे, सिद्ध साहित्य हमारा चल रहा था। हमने सरप्पा को देख लिया था, सबरपा को देख लिया था। आज हम देखेंगे यहाँ पर लोहीपा और भी अन्य इसके जितने भी कवि रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, उन सबको देखने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपको कोई कॉन्टेक्ट करना है या कोई कोर्स या टेस्ट सीरीज या पीजीटी टीजीटी नोट्स, हिंदी साहित्य के इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नोट्स या वन लाइनर क्वेश्चन के नोट्स जो भी लेने हैं, आप संपर्क कर सकते हैं 9929261623 पर। ठीक है साथियों, व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा ना। चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर की क्लास पर। और आज का जो टॉपिक है हम लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरे नंबर पर है, ये नंबर 3 ही डाल दिए यहाँ पर। नंबर 3 ही लिखोगे तो बढ़िया रहेगा। हमने सरप्पा को पढ़ लिया था, सबरपा को पढ़ लिया था, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लोहीपा से। किससे कर रहे हैं? लोहीपा से। ठीक है, सिद्ध साहित्य हमारा चल ही रहा है, आप सबको ये भी पता होना चाहिए। लोहीपा से हम लोग शुरू कर रहे हैं। चले यहाँ पर इनका जो समय है, लोहीपा का जो समय है साथियों, वो कितना है? लोहीपा का समय 773 ईस्वी के आसपास का इनका समय रहा है। 773 ईस्वी के आसपास। 700 ये नहीं पूछा जाता, कभी भी नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूं। 773 ईस्वी के आसपास इनका समय रहा है साथियों। इसके बाद में बात करते हैं, इसमें इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी रही हैं, वो भी आप लिख लीजिए। सबसे पहले है बुद्धोदय। कौन सी रचना है यहाँ पर? बुद्धोदय। इसको लिखिए, बुद्धोदय। ये इनकी पहली रचना रही। इनकी दूसरी रचना है अभिसमय विभाग। अभिसमय विभाग, ये इनकी दूसरी रचना रही। इनकी रचना अगली है लोहीपा गीतिका। लोहीपा गीतिका, ये रचना। ये तीनों रचना इनकी इंपॉर्टेंट रही है और ज्यादा इनमें कुछ नहीं है, बस ये थोड़ी सी ये याद कर लेना। बुद्धोदय जो रचना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लोहीपा की रचनाओं में ये कभी कभी पूछ ली जाती है कि किसकी रचना है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर विशेष तथ्य देख लेते हैं इसके। विशेष तथ्य में यानी कि जो इंपॉर्टेंट इसके लिए जो लोहीपा के लिए बनते हैं पॉइंट, वो सारे विशेष तथ्य में आ जाते हैं। लिखिए, विशेष तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। लिखो, सबसे पहला विशेष तथ्य जो है इनके लिए कौन सा रहेगा? विशेष तथ्य में लिखे राजा धर्मपाल के समकालीन थे, यानी कि जो लोहीपा थे वो भी किसके समकालीन माने जाते हैं? राजा धर्मपाल के समकालीन माने जाते हैं। लिखिए, लोहीपा, लोहीपा भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे, यानी कि लोहीपा भी जो है राजा धर्मपाल के ही समकालीन माने जाते हैं साथियों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें अगला पॉइंट लिखे, साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में। अगला पॉइंट है, साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में। साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में, साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। 84 सिद्धों में इनका इनका स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। ठीक है, यानी कि साधना की दृष्टि से अगर इन्होंने तपस्या साधना जो भी करी है, उसमें 84 सिद्धों के अंदर आपको पता है सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है। उनमें सभी में इनका जो स्थान है, किसका? लोहीपा का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा माना गया है साथियों। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट यहां पर लिखना है आपको। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के, इनकी साधना का प्रभाव देखकर, इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक एवं उनके मंत्री, उड़ीसा के तत्कालीन शासक एवं उनके मंत्री, तत्कालीन शासक एवं उनके मंत्री इनकी यानी कि लोहीपा के शिष्य बन गए थे।
तो ये भी कितनी बढ़िया बात है कि जब इनकी साधना को देखा, उड़ीसा के जो तत्कालीन शासक थे, जो मंत्री थे, वो इनके क्या बन गए थे? शिष्य बन गए थे। किसके? लुहीपा के। कितनी बढ़िया बात है, बताओ आप। जो क्रमशः हैं सॉरी, जो क्रमशः हैं, कौन कौन थे आप यहां पर लिख लीजिए। जो क्रमशः हैं, दारिकप्पा, दारिकप्पा ये शासक था, ठीक है, ये शासक हैं। और या डेंगीपा, डेंगीपा ये मंत्री, मंत्री थे, मंत्री थे, ठीक है। नामों से, नामों से प्रसिद्ध हैं, नामों से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। दारिकप्पा शासक और डेंगीपा मंत्री इनके रहे। उड़ीसा के जो शासक थे, मंत्री थे, वो इनके क्या बन गए थे? शिष्य बन गए थे। अगली बात इन यहां पर लिखने वाली यही है, लिखिए कणप्पा। कणप्पा ने चर्या, चर्या विनिश्चय, चर्या, चर्या विनिश्चय, चर्या, चर्या विनिश्चय, याद रखना भाई इसको, कि जो कणप्पा थे, ये भी कणप्पा भी क्या है? ये भी वही सिद्धि थे। तो कणप्पा ने चर्या, चर्या विनिश्चय में लुहीपा, चर्या, चर्या विनिश्चय में कणप्पा ने चर्या, चर्या विनिश्चय में लुहीपा, लुहीपा को, लुहीपा को सहज, सहज धर्म, लुहीपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया है। सहज धर्म का प्रथम, सहज धर्म का प्रथम, सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया है। सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया है। कणप्पा ने चर्या, चर्या विनिश्चय में, ये चर्या, चर्या विनिश्चय इनकी रचना रही है, किसकी? कणप्पा की। में लुहीपा को जो है सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया। किसने बताया है? कणप्पा ने बताया। किसको बताया है? लुहीपा को बताया है। तो ये पॉइंट भी एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर बन के निकलता है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं। इनका मुख्य जो विषय है, किसका? लुहीपा का जो मुख्य विषय रहा है वो रहस्यवाद रहा है, ठीक है। इनका मुख्य विषय, इनका मुख्य विषय रहस्यवाद, रहस्यवाद रहा है। इनका जो मुख्य विषय रहा है वो क्या रहा है? रहस्यवाद रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब लुहीपा के लिए ही। अगला पॉइंट लुहीपा के लिए क्या आता है? अगला पॉइंट लुहीपा के संबंध में आलोचकों के तथ्य। देखो यहां पर लुहीपा के संबंध में आलोचकों के तथ्य। अब लुहीपा के संबंध में आलोचकों ने क्या बातें कही, या क्या आलोचकों के मत थे किसके संबंध में? लुहीपा के संबंध में। तो वो आपको यहां पर लिखने हैं। चलिए बात करते हैं अब आलोचकों के जितने भी तथ्य रहे हैं या जितने भी मत रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 यहां पर लिखिए, प्रभावशाली, प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण, प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण, प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। कारण सिद्धों में इनका, इनका स्थान प्रथम है। अब सिद्धों में इनका स्थान क्या है? प्रथम है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में किसका? लुहीपा का जो स्थान है वो प्रथम माना गया है। ये बात किसने कही? ये बात अपने यहाँ कहने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो मत है वो क्या है कि प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान क्या है? प्रथम है। ये मत किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात पर चलते हैं। दूसरा मत आता है यहां पर, दूसरा लिखिए लुहीपा, लुहीपा सरप्पा, लुहीपा जो है वो सरप्पा के शिष्य एवं राजा धर्मपाल के लेखक थे। लुहीपा सरप्पा के शिष्य एवं राजा धर्मपाल, राजा धर्मपाल के, राजा धर्मपाल के लेखक थे, राजा धर्मपाल के लेखक थे। ये कहने वाले कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ही है। डॉक्टर
राम कुमार वर्मा ने ये बात कही है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि लोहीपा जो है वो सरप्पा के क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, लेकिन धर्मपाल के क्या थे, लेखक थे। और ये मत किसने दिया, ये भी मत डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही दिया है। तो सारी चीजें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें ना साथियों, जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है ना, हर बात में आप लोगों को लिखा रहा हूं। बस विश्वास आपको करना है, और नहीं करना है तो फिर आप जहां से पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ते रहिए। मैं तो आपको मैटर ज्यादा से ज्यादा देने की पूरी कोशिश करता हूं भाई, मेरी तो नीयत ये रहती है। और जो यहां से पढ़ लिया ना, उसको कहीं से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ये मेरा वादा है। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब चर्चित पंक्तियां कौन सी रही है इनकी, चर्चित पंक्तियां। चर्चित पंक्तियां इनकी ज्यादा नहीं है, कमी है, तो लिखो चर्चित पंक्तियों में इनकी जो चर्चित पंक्तियां हैं वो क्या है। लिखते हैं, काहा तरवर, काहा तरवर पंच विडाल, पंच विडाल, काहा तरवर पंच विडाल, चंचल चीहा पहिठा काल, चंचल चीहा, चंचल चीहा, चंचल चीहा पहिटा काल, पहिटा काल, चंचल चीहा पहिटा काल। आगे लिखते हैं, दीठ करीह महासुख परिणाम, महासुख परिणाम, महासुख परिणाम, लूही, लूही भणही महासुख परिणाम, और लूही भणही गुरु पुच्चिह जाओ, गुरु, यहां पर लिखिए गुरु पुच्चिह जाओ। बहुत सिंपल सा है, मतलब ये आता नहीं है वैसे, पर फिर भी ठीक है, लिखवा देते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आपको ध्यान, कहा तरवर पंच विडाल, बस इतना सा ध्यान रखना है। कहा तरवर पंच विडाल, बस इतना सा ध्यान रखना है। कहा यार ये पंक्ति किसकी, लोहीपा की, बस ऐसे ध्यान रख लेना है। और कुछ भी ध्यान रखने की इनमें जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कितनी सारी पंक्तियां आएगी पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में। बहुत सारे राइटरों की पंक्तियां आएगी, बहुत सारे रचनाकारों की पंक्तियां आएगी, बहुत सारे लेखकों की पंक्तियां आएगी। इसको कैसे पूरी पूरी याद रखोगे। तो आप बस सिंपल से याद रख, कहा तरवर पंच विडाल किसकी पंक्ति है, लोहीपा की पंक्ति है। बस इस तरह से याद रखना, ठीक है ना। गुरु पुच्चिह जाओ, गुरु पुच्चिह जाओ, पुच्चिह जाओ, गुरु पुच्चिह जाओ, जाओ, गुरु पुच्चिह जाओ। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, ज्यादा पूरा ध्यान नहीं रखना है। पूरे के लिए तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं ना आपसे, पूरे के लिए तो करना ही नहीं है आपको। तो कहा तरवर पंच विडाल, इतनी सी बात याद रखनी है, पूरा याद ही नहीं रखना है, ठीक है ना। तो ये कर लेना, अच्छे से लिख लो, देख लो अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो सिद्ध साहित्य अपना चल रहा है, उसमें जो अगले जो अपने आते हैं सिद्ध साहित्य के अंदर, कणप्पा चौथे नंबर पर, कणप्पा को पढ़ेंगे हम लोग, कणप्पा, ठीक है। लोहीपा, सरप्पा पढ़ लिया, सबरपा पढ़ लिया, लोहीपा पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कणप्पा जी। ये सिद्ध साहित्य के 4th नंबर पर है। कणप्पा का जो समय है वो क्या है, कणप्पा का जो समय है साथियों वो क्या है, कणप्पा का समय है 820 ईस्वी के लगभग। कणप्पा का समय क्या है, 820 ईस्वी के लगभग माना गया है, ठीक है। इनका जन्म, इनका जो जन्म है उसको भी लिख लो, इनका जन्म कहां हुआ, इनके जन्म के बारे में भी ले लो। कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म, कर्नाटक, कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका जन्म कहां हुआ, कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, किसको पढ़ रहे हैं, कणप्पा को पढ़ रहे हैं, याद रखना। देखो लिखो, इन्होंने, इन्होंने बिहार के सोमपुरी नामक स्थान को, इन्होंने बिहार के सोमपुरी नामक स्थान को, सोमपुरी नामक स्थान को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था, अपना, अपना कार्यक्षेत्र, कार्यक्षेत्र बनाया था। ये याद कर लेना है। इन्होंने बिहार को, इन्होंने बिहार का जो सोमपुरी क्षेत्र है उसको अपना कार्यक्षेत्र बनाया, किसने, कणप्पा ने।
कणप्पा का जो समय है वो 820 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनका जो जन्म है वो कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में, बस इतना से याद रख लो, कणप्पा ब्राह्मण थे, सरप्पा भी ब्राह्मणी थे, याद हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे हिसाब से। संबंध इनका कौन से क्षेत्र से रहा है? बिहार के सोमपुरी नामक क्षेत्र से इनका संबंध रहा और इसी को इन्होंने कार्य क्षेत्र, अपनी कर्म भूमि बनाया। ये बात आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये राजा देवपाल, ये राजा देवपाल के समकालीन थे, देवपाल के समकालीन थे। ये किसके समकालीन थे? राजा देवपाल के समकालीन थे। कौन? कणप्पा। कणप्पा किसके समकालीन माने गए हैं? राजा देवपाल के समकालीन माने गए हैं साथियों, ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इनकी रचनाओं की संख्या, इनकी रचनाओं की संख्या, इनकी रचनाओं की संख्या 74 मानी जाती है, 74 मानी जाती हैं। इनकी कणप्पा की रचनाओं की संख्या कितनी मानी गई है? 74 मानी जाती है। और सिद्धों में सबसे ज्यादा रचनाएं भी इनकी है, इस बात पर भी आपको ध्यान दे लेना है। सिद्धों में सबसे ज्यादा रचनाएं भी इनकी ही हैं। सिद्धों में सबसे ज्यादा रचनाएं भी किसकी है? कणप्पा की ही मानी गई है साथियों। चलिए अब लिखते हैं आलोचकों के मत, कणप्पा के बारे में आलोचकों के क्या मत रहे हैं। आलोचकों के मत, कणप्पा के बारे में आलोचकों के क्या मत रहे हैं, उनके हम लिख लेते हैं। सबसे पहला जो मत है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जितने भी मैं आपको, जितने भी कथन है ना, किसी के लिए भी है और किसी ने भी कहा है, मैं जो लिखा रहा हूं ना इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है और मैं गारंटी देता हूं इस बात की। चलिए लिखिए यहां पर नंबर 1 लिखो। कणप्पा के उपदेश की भाषा तो, कणप्पा के उपदेश की भाषा तो, कणप्पा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली या हिंदी है। भाषा तो पुरानी टकसाली या हिंदी है, पुरानी टकसाली या क्या है? हिंदी है। पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। और ये कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ठीक है, मत है मतलब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कणप्पा के जो उपदेश की भाषा है वो कैसी है? पुरानी टकसाली है या पुरानी हिंदी है, जिसको अपभ्रंश भाषा भी हम लोग कहते हैं। पर गीत की भाषा जो उनकी है, जो उन्होंने गीत गाए, जो उन्होंने रचनाएं लिखी, वो पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली में वो मिलती है। ऐसा कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है और इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। नंबर 2 पे लिखिए, और नंबर 2 पे किसका कथन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। क्या है? कणप्पा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। कणप्पा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। मतलब विद्वता की दृष्टि से, अगर विद्वानता की दृष्टि से अगर बात करें तो जो कणप्पा है ना वो सर्वश्रेष्ठ माने गए। बताओ, कणप्पा का नाम भी बहुत जबरदस्ती है यार। और ये बात किसने कही है? ये जो कथन है ये किसका है? ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। किसने लिखा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला मत आता है कणप्पा के लिए, तीसरा मत यहां पर है, और लिखो तीसरे नंबर पर, कणप्पा पांडित्य और कवित्व में जो है बेजोड़ रहे हैं। लिखो, कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। और ये कहने वाले कौन हैं? और ये कहने वाले भी साहब आपके राहुल सांकृत्यायन हैं। राहुल सांकृत्यायन
किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि जो कणप्पा है वो पांडित्य में यानी कि विद्वानता में और कवित्व में बहुत बेजोड़ कवि रहे हैं, बहुत जबरदस्त कवि रहे हैं। ऐसा कहने वाले कौन है? राहुल सांकृत्यायन है साथियों। ठीक है, चलिए लिखे विशेष। विशेष में क्या विशेषता रही है इनकी? विशेष में हम लोग लिखते हैं, लिखो, इनकी विद्वता देखकर, इनकी विद्वता देखकर अधिकांश सिद्ध इनके शिष्य बन गए थे। इनकी विद्वता देखकर अधिकांश सिद्ध इनके शिष्य बन गए थे। यह सबसे विशेष बात है कि इनकी विद्वता को देख करके बहुत सारे सिद्ध जो है इनके क्या बन गए थे? शिष्य बन जाते हैं। ठीक है साथियों, आगे पढ़ते हैं अब इसी क्रम में। तो ये तो रहे आपके कणप्पा, और जितने भी आलोचकों के मत हैं जिन वो सारे मैंने आपको लिखा दिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सारे लिखा दिए हैं ना। चलिए अब लिखते हैं 5वें नंबर पर आते हैं अपने यहाँ पर, और 5वें नंबर पर है डोम्बिपा। क्या नाम है? डोम्बिपा। डोबिपा, ये भी सिद्धि है, ठीक है, सबको पता भी है। इनका जो समय रहा है, डोबिपा का जो समय है वो है 840 ईस्वी के आसपास। डोबिपा का जो समय है वो 840 ईस्वी के आसपास है। और इनका जो जन्म हुआ, डोबिपा का जो जन्म है वो कब हुआ? इनका जो जन्म है वो मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ है, ऐसा कहा जाता है। डोबिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में माना गया है। लिखिए, मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जो डोबिपा है उनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ है, ऐसा माना गया है साथ। अब आगे लिखिए, इनके गुरु कौन थे? लिखो, लिखते हैं गुरु। अब गुरु जी कौन थे साहब इनके? गुरुजी वीणप्पा का नाम आता है। इनके गुरुजी के नाम पर वीणप्पा का नाम आता है, या विरूपा भी कह देते हैं उनको, विरूपा भी कह देते हैं, वीणाप्पा भी कह देते हैं, वीणाप्पा भी कह देते हैं, दोनों ही नाम आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं पूछे जाते हैं। बस पूछा जाएगा तो डोबिपा जो थे वो क्या थे? क्षत्रिय थे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, और कोई बात आपको ध्यान नहीं रखनी, ठीक है ना। ये सेलेक्ट करने वाला होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, अब हो गया। इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी गई है? इनकी रचनाओं की संख्या 21 मानी गई है। इनकी रचनाओं की संख्या 21 मानी गई है। इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी गई है? इनकी रचनाओं की संख्या 21 मानी गई है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी रही है? देखो, प्रमुख रचनाएं, अब प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी रही है, इस बात का भी हमें थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। सबसे पहले इनकी रचना आती है डोम्बी गीतिका। दूसरी है योगचर्या, ठीक है। तीसरी है अक्षर द्विकोपदेश, ये इनकी रचनाएं रही है। डोम्बी गीतिका, योगचर्या, ये याद रखना भाई। डोम्बी पा को ही हम पढ़ रहे हैं तो डोम्बी गीतिका तो याद रह जाएगी, लेकिन योगचर्या याद नहीं रहती है। तो डोम्बिपा की जो रचना है वो योगचर्या भी है, योगचर्या भी इनकी रचना है। तो ये थोड़ी सी इंपोर्टेंट बन जाती है, बस इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। दूसरे नंबर की बढ़े आगे, कथन पर आ जाइए। अब इनका कथन लिख लीजिए, कथन, ठीक है। सबसे नंबर एक बात, कथन में सबसे नंबर 1 लिखिए, डोम्बिपा सरस कवि हैं। डोम्बिपा सरस कवि हैं, बहुत सिंपल कवि हैं, और सरसता के साथ उपदेशात्मकता और सरसता के साथ उपदेशात्मकता इनके काव्य की मुख्य विशेषता है। इनके काव्य की मुख्य विशेषता है, इनके काव्य की मुख्य विशेषता रही है। और ये कहने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किसने बोला ये?
आचार्य आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किसने बोला? ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये बात कही है कि डोंबिपा सरस कवि है और सरसता के साथ उपदेशात्मकता इनके काव्य की मुख्य विशेषता रही है। और ये कहने वाले कौन है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये इनका कथन है साथियों। तो डोंबिपा के बारे में अगर आए तो आप आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगले यहाँ पर आते हैं छठे नंबर पर, और छठे नंबर पर आएंगे विरूपा। क्या नाम है? विरूपा। विरूपा के बारे में ज्यादा कुछ मैटर नहीं है, बस थोड़ी सी 2-3 लाइन लिख लीजिए विरूपा के बारे में। और विरूपा का जो समय है वो कितना समय रहा है? विरूपा का जो समय है साथियों, विक्रम संवत 840 के आसपास रहा है इनका समय। विक्रम संवत 840 के आसपास, विक्रम संवत 840 के आसपास इनका समय रहा। और इनका जो साधना केंद्र रहा है, इनका जो साधना केंद्र रहा है वो क्या रहा है? नालंदा। इनका साधना केंद्र क्या है? नालंदा रहा है। ठीक है ना? किसका? विरूपा का। आगे लिखिए, इसी में ज्यादा मैटर नहीं है इनका, थोड़े से 2-3 लाइन ही है, बस थोड़ा ध्यान रख लेना। ये पर्यटनशील थे, और ये पर्यटनशील थे, लिख लेना इसमें, पर्यटनशील थे, मतलब ये घूमते थे, घूमने का इनको बहुत शौक था, इधर उधर जाते रहते थे, घूमते रहते थे। और इनकी जो रचना रही है उसको लिख लो, बस सबसे मेन तो यही रहती है कि बस रचनाओं के बारे में थोड़ा सा हमें ध्यान रहे। इनकी एक ही रचना है, वो है योग दर्शन सार। योग दर्शन सार, ये इनकी रचना रही है भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से याद हो जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सी रचना इनकी? योग दर्शन सार रचना इनकी रही है। कर लोगे? ठीक है। तो ये जो मुख्य मुख्य जितने भी सिद्ध रहे थे उनके बारे में जो हमें जानना था वो सारा हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब अन्य सिद्ध जितने भी कवि रहे हैं, अन्य सिद्ध रचनाकार रहे हैं अन्य, वो हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। इस क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।